हक अधिकार का विरोध कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि वो लोग तो अपने अधिकार पे कब्जा करके रखे हैं। चूँकि शुरू से वो लोग सत्ता में थे, जब मुगलों का काल था तो वो भी सत्ता में थे, और जब अंग्रेजों का काल था तो भी सत्ता में थे। ज़मीन पर उन्हीं का कब्जा था, व्यापार पर उन्हीं का कब्जा था। आपके प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो फिर भी वो हिंदू धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? मुझे लगता है वो बहुरूपिया ओबीसी है, और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आके किसी धर्म विशेष को इतना बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। सोच एक हो, चूँकि हम भारत के मूल निवासी हैं, तो फर्स्ट हमारे लिए भारत हो और हमारे महापुरुष हो और हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान हो, उसके हिसाब से हम आचरण करें। अपने जनरल कैटेगरी ऐसे सारा कर्मकांड करना चाहिए। धर्म गुरुओं को बुलाकर संसद भवन का उद्घाटन करना, वो तो सूचित कर रहे हैं कि मैं एक हिंदू राष्ट्र देना चाहता हूँ। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या आप हिंदू राष्ट्र में रहना पसंद करेंगे? भारत तो सबसे बड़ी बात चीज़ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना उन लोगों की एकदम समझे कि हवाई सपना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय संसद भारतीय के लोगों का है, और भारत के लोगों का जो है तो भारत के लोग का है, तो सारे धर्म को लोग को बुलाइए। क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग पंथ है। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि हमारा भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वहाँ पर किसी भी तरह के धर्म को अलाउ नहीं करना चाहिए, और संवैधानिक तरीके मतलब उद्घाटन किया गया, इससे क्या मतलब होता है? आप मुस्लिम को भी बुला सकते थे, बौद्ध जैन सारे लोगों को बुला के एक साथ रख के कर सकते थे ना। जिस तरह से संविधान सर्वधर्म, इसमें धार्मिक लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? इसमें तो राजनीतिक लोगों को बुलाना चाहिए, जो राजनीति में इन्वॉल्व है। शायद चाहे वह विपक्ष दल का हो या आपके सपोर्टर हो, कोई भी हो, राजनीतिक दल के लोगों को ही बुलाना चाहिए था। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ, इस तरह से करना ही चाहिए। इसमें धार्मिक गुरुओं के धर्म से संबंध लोगों को तो लाना ही नहीं चाहिए था। पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में या खुद से भी स्टार्ट करें इंटरकास्ट मैरिज। अरे लड़का अच्छा मिलेगा तो हमको जाति क्या देखना है, लड़की अच्छी मिलेगी तो जाति देखना क्या है, हमको शादी करना है, आसानी से करें। हाँ, अपने जातिवाद समाज देश हर चीज़ के लिए अभिशाप है। जातिवाद इतना खतरनाक बीमारी है कि अगर ये जातिवाद के चंगुल में जो फंसा है वो बर्बाद हो गया। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल, और मेरे साथ हैं नसीम आलम जी, जिनसे कुछ सामाजिक मुद्दा पे बात होने वाली है, जातिवाद को लेकर, कि जातिवाद को आप किस तरह से देखते हैं और जातिवाद भारत के लिए कितना मतलब लाभदायक है या नुकसानदेह है। सबसे पहले इनका अपने चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जय भीम। पब्लिक ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल के जितने भी श्रोता हैं और देखने वाले लोग हैं, उनको मैं सादर जय भीम, जय मूल निवासी। सबसे पहले सवाल ये है कि जातिवाद समाज के लिए खतरनाक है या लाभकारी है, इस पे आपका मतलब राय क्या है? जातिवाद समाज देश हर चीज़ के लिए अभिशाप है। जातिवाद इतना खतरनाक बीमारी है कि अगर ये जातिवाद के चंगुल में जो फंसा है वो बर्बाद हो गया। पूरे भारत जातिवाद से ही बर्बाद हुआ है। अगर भारत का इतिहास देखें तो जाति के नज़रिए से ही देखेंगे तभी समझ में आएगा। भारत में अगर राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान में देखते हैं, उसको भी जाति के नज़रिए से देखेंगे तभी समझ में आएगा। एक अजय मिश्रा टेनी, उनको भी देखा जाए तो उनकी जाति की वजह से ही उनको बचाव हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह, उनको भी जाति की वजह से ही बचाव हो रहा है। और जितने भी महिला पहलवान हैं एक जाति समुदाय विशेष से हैं, देखिए उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। किसानों की भी जाति तय करके बात हुआ तो अजय मिश्रा टेनी को बचाया गया। एनआरसी सीए का आंदोलन हुआ तो वहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, क्योंकि वहाँ अधिकतर मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग थे। हालांकि दलित और ओबीसी सब कोई था उसमें, लेकिन अधिकतर मात्रा में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ। तो ये जाति जो है ना सर, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अब भारत में भारत तो ऐसे जाति प्रधान ही देश है, क्योंकि जाति में एक जाति सबसे ऊपर है जो सबको डील कर रहा है। उससे एक वॉरियर कास्ट बन गया है जो कि अपने आप को कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, मैं लड़ाकू हूँ। और एक है कि मैं व्यापार पे उसका कब्जा करके रखा है, बाकी सबको वो बंधुआ मजदूर समझ के रखा है कि लो भैया तुम काम करो, हम जो देंगे उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन संविधान में समानता का अधिकार लिखा गया है कि हम सब एक समान है, जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे किसी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको मिटाने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए हम सब क्या ओपिनियन दे सकते हैं?
सर, इस सवाल का जवाब मैं बाबा साहब के संविधान सभा में दिए गए एक वक्तव्य से शुरू करता हूँ। बाबा साहब संविधान सभा में जब संविधान लागू हो गया तो एक वाक्य बोले थे कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, इसके मानने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान बुरा है। अगर संविधान बुरा भी हो और इसके मानने वाले लोग अच्छे हो तो वो संविधान अच्छा है। तो हमारे देश में जितने भी अभी तक सरकारें बनी हैं वो एकदम समझिए कि गैर बराबरी की विचारधारा पर आधारित लोगों को सरकार बनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने समाज को देखा और बाकी समाज को मनुस्मृति से बनाए हुए कानून के आधार पर देखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जातिवाद बढ़ते गया। और वो अपने जाति वर्चस्व को कायम करने के लिए जो अपर कास्ट में जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोगों को उपजाति में तो बांटा ही था आज से लगभग 2000 साल पहले, बाकी सबका अपना अपना एक भगवान भी दे दिया। नतीजा हुआ अगर आप जाति के नाम पर नहीं लड़ पाइएगा तो भगवान के नाम पर लड़ा देगा। अब नतीजा ये हुआ कि जातिवाद बढ़ते चला गया, जातियाँ उपजाति में बढ़ते चले गई, यहाँ तक कि क्षेत्र के आधार पर भी जाति बन गया। कोई जनकपुर से आया था जनकपुरिया हो गया, कोई अवध से आया था अवधिया हो गया, कोई मगध से आया तो मगधिया हो गया। यानी स्थान के नाम पर भी उसकी जाति का निर्माण होता है। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये भेदभाव मिटाने के लिए जात पात और धर्म को सबको मिटा के रखना पड़ेगा। हाँ, अगर इस सब को मिटाना है तो आपको सबसे पहले मानववादी बनना पड़ेगा। मानववादी बनना है तो सबसे पहले बाबा साहब के विचारों को पढ़िए, बुद्ध के विचारों को पढ़िए, और जितने भी महापुरुष हैं, कार्ल मार्क्स के विचार है, मोहम्मद साहब के विचार है, ईसा मसीह के विचार, जो समता समानता और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था को उन्होंने समाज से लड़ करके लागू कराया था, उनको विचारों को समझना पड़ेगा। समाज में बंधुत्व को कायम करने के लिए यदि इंटर कास्ट मैरिज कराया जाए तो ये समाज के लिए कितना लाभदायक होगा? सबसे बढ़िया चीज़ है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में या खुद से भी स्टार्ट करें इंटर कास्ट मैरिज। अरे लड़का अच्छा मिलेगा तो हमको जाति क्या देखना है, लड़की अच्छी मिलेगी तो जाति देखना क्या है, हमको शादी करना है, आसानी से करें। हाँ, अपने आर्थिक लेवल को देख के भी कहीं भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन इंटर कास्ट मैरिज यदि जात पात का विनाश का कारण बनेगा तो शादी करने के बाद भी लोग अपने ही जाति सूचक टाइटल लगाते हैं। जाति सूचक टाइटल लगाने से ये सब समाप्त होना संभव है? जाति सूचक टाइटल तो सर अगर देखा जाए तो ये अपर कास्ट के लोगों का देन है। अभी फिलहाल देखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मण प्रसाद यादव प्रोफेसर है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। वो धोबी समाज से शादी किए हैं, इंटर कास्ट मैरिज, लव मैरिज करके। तो हालांकि वो अपने नाम में लगा है लक्ष्मण प्रसाद यादव। तो इस तरह से तो टाइटल लगाने से जातिवाद नहीं समाप्त होगा। खैर आजकल तो अगर आप नाम कुमार खाली रख दीजिएगा तो सामने वाला आपके जाति पता करने लगा, आपके पिता के नाम से, आपके दादा के नाम से। इस तरह से मानसिकता है कि अंदर से लोग बना रहा है। हाँ। लेकिन इसी मानसिकता को मिटाना है कि हम आपसे नहीं पूछे कि आप किस कास्ट से हैं, हमसे आप नहीं पूछेंगे हम किस कास्ट से हैं। तो इसको मिटाने के लिए क्या होना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है जनता के लिए? मेरा ओपिनियन यह है कि पहले सोच बदलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जैसे आपका सोच बदलेगा आपका व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो आप खुद बदलिएगा और आपको देख करके लोग बदलना चालू होगा। यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद जातिवादी कर रहे हैं। संसद भवन का जो मतलब उद्घाटन किया गया, द्रौपदी मुर्मू को नहीं पूछा गया आदिवासी समझ के। इस पे आप क्या बताइएगा? सर, हम संसद भवन का, नया संसद भवन का उद्घाटन हमने टीवी पर देखा था। उसमें देखा था जो 100 मत के जितने भी साधु थे ना, वो बाहर खड़े थे और वैदिक मंत्र उच्चार से हाँ सिंगोल की स्थापना की गई और वहाँ पर ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग बैठे हुए थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। प्रधानमंत्री का क्या जात क्या धर्म होना चाहिए? कुछ एक प्रधानमंत्री का पोस्ट संवैधानिक पोस्ट है और इसका कोई जाति धर्म नहीं है। यहाँ तक कि भारत का संविधान का भी कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत के संविधान सभी धर्मों का आदर करती है। तो भारत के प्रधानमंत्री को भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान का आचरण अपनाना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री को मूर्ख साबित कर रहे हैं क्या? हाँ, मूर्ख नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को एक आम जनता एक तो हिंदू रीति रिवाज से संविधान मतलब उद्घाटन किया गया, इससे क्या मतलब होता है? आप मुस्लिम को भी बुला सकते थे, बौद्ध जैन सारे लोगों को बुला के एक साथ रख के कर सकते थे ना। जिस तरह से संविधान सर्वधर्म, इसमें धार्मिक लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? इसमें तो राजनीतिक लोगों को बुलाना चाहिए। जो राजनीति में इन्वॉल्व है। चाहे वह विपक्ष दल का हो या आपके सपोर्टर हो, कोई भी हो, राजनीतिक दल के लोगों को ही बुलाना चाहिए था।
मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। इस तरह से करना ही चाहिए। इसमें धार्मिक गुरुओं के धर्म से संबंध लोगों को तो लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भारतीय संसद भारतीय के लोगों का है और भारत के लोगों का जो है तो भारत के लोग का है, तो सारे धर्म को लोग को बुलाइए, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग पंथ है। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि हमारा भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वहाँ पर किसी भी तरह के धर्म को अलाउ नहीं करना चाहिए और संवैधानिक तरीके से सारा कर्मकांड करना चाहिए। धर्म गुरुओं को बुलाकर संसद भवन का उद्घाटन करना, वो तो सूचित कर रहे हैं कि मैं एक हिंदू राष्ट्र देना चाहता हूँ। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या आप हिंदू राष्ट्र में रहना पसंद करेंगे? भारत तो सबसे बड़ी बात चीज़ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना उन लोगों की एकदम समझे कि हवाई सपना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यानी हवा में तीर चला रहे हैं। हाँ, वो लोग बालू के रेत पर अभी बिल्डिंग बना रहे हैं, बनाने दीजिए। जिस दिन बालू धंस जाएगा बिल्डिंग अपने आप धंस जाएगा। नहीं तो बहुत लोग अब देख रहे हैं कि हिंदू धर्म और जय श्री राम का तो नाम ऐसे लेते हैं रोषपूर्ण, यानी हमको लगता है कि वो लोग घृणा फैलाना चाहते हैं। पहले राम का भी नाम लिया जाता, सिया राम कितना प्यार से लिया जाता था, लोग इसमें कोई घृणा नहीं मानता था। लेकिन अब तो श्री राम बोलने में भी हमको लगता है कि पूरा अंदर से कोई लक्ष्य लेके बोल रहा है। हाँ, राम का नाम लेकर के हिंसा किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यही हम कहना चाह रहे हैं। अगर कोई अगर राम का भक्त है तो हमको नहीं लगता है कि वो अपने आस्था के आधार पर किसी के साथ एक घृणित व्यवहार करे, नहीं तो वो खुद अपने आप को बदनाम कर रहे हैं और अपने भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए उनको। वो हम कहते हैं कि वो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप संविधान को अपनाओ, आपका धर्म आपका आस्था है, आप ठीक है मनाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सड़क पर आओ तो भाई मानवतावादी बनो, भारत के संविधान लागू करो, घर में अपना कुछ करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का संविधान तुम्हें आज़ादी देती है। राजनीतिक स्तर पे यानी धार्मिक कोई भी अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर मैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आप किसी भी जाति या धर्म से आए, लेकिन जब सत्ता में है तो आपको किसी धर्म का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यही कहना चाहिए। जी 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 जी, चूँकि आप जब किसी राजनीतिक पोस्ट पर आते हैं तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आते हैं, इसलिए आपका सबसे बड़ा आधार संविधान है और संविधान के हिसाब से ही आप काम करें तो अच्छा है, और किसी भी धर्म का समर्थन न करें तो अच्छा, सबसे अच्छा है। ये आप अकेले परिवर्तन कर लेंगे या संगठन बना के करना चाहिएगा? मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई इस चीज़ को समझे, समझने के बाद एकजुट हो और सब कोई मिल करके इस प्रयास को अगर आगे बढ़ाया जाए तो व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। तो आप संगठन बना रहे हैं क्या? मैं अभी संगठन बनाने की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि आए, एक मंच पर आए। हाँ, और हम जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हैं जो भारत के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी संघ के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े, चूँकि हमारा विचार एक हो, हमारा सोच एक हो। चूँकि हम भारत के मूल निवासी हैं तो फर्स्ट हमारे लिए भारत हो और हमारे महापुरुष हो और हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान हो, उसके हिसाब से हम आचरण करें। अपने जनरल कैटेगरी को क्यों छाड़ा? ये लोग नहीं आएंगे क्या? जनरल कैटेगरी को भारत के संविधान उसको भी जो हक और अधिकार दिया है, तो हम कहाँ उसका हक अधिकार का विरोध कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि वो लोग तो अपने अधिकार पे कब्जा करके रखे हैं। चूँकि शुरू से वो लोग सत्ता में थे, जब मुगलों का काल था तो वो भी सत्ता में थे, और जब अंग्रेजों का काल था तो भी सत्ता में थे। ज़मीन पर उन्हीं का कब्जा था, व्यापार पर उन्हीं का कब्जा था। आपके प्रधानमंत्री भी तो OBC कैटेगरी से आते हैं, तो फिर भी वो हिंदू धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? मुझे लगता है वो बहुरूपिया OBC है, और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आकर किसी धर्म विशेष का इतना बढ़ावा नहीं देनी चाहिए जितना कि वो देते हैं या फिर आचरण करते हैं। तो नेक्स्ट बार आप चुनाव में क्या परिवर्तन चाहते हैं? हम भारत की जनता से यही अपील करेंगे कि भारत की जनता अपने मुद्दे के आधार पर अपने क्षेत्र के नेता को चुने, संविधान को समझते हुए। हाँ, अपने मुद्दे जो उनका है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, दवाई, ये जो उनका मुद्दा है उसके आधार पर उम्मीदवार का चयन करें, उनको मतदान करें, ताकि वो बेचारा जीतेगा, और वो जीतेगा तो समाज के लिए काम करेगा। अब धर्म और जाति को देख करके मतदान न करें, नहीं तो धर्म और जाति के देख के करने पर यही होगा कि कहीं बृजभूषण शरण सिंह निकलेंगे, कहीं अजय मिश्रा टेनी जी निकलेंगे, तो इस तरह से कहीं मॉब लिंचिंग होगा, कहीं दंगा होगा। तो मुझे लगता है भारत की जनता समझदार है, अब समझ रही है। बाकी समझदार होते हुए भी चुनाव के समय में कुछ लोग दारू, मांस, पैसा लेके वोट दे देते हैं। इस सब के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं?
ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि दारू मांस और कपड़ा पर साड़ी पर वोट देता है, लेकिन बदनाम हो गया है। अब लगता है कि जैसे इलेक्शन महंगा होने का क्या कारण है? अब पैसा ले रहे हैं तभी तो हो रहा है महंगा। हाँ, ये तो बात है। नेताजी लोग भी बिना आप खुद पैसा ले रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता सब महंगाई कर रहा है। यदि आप गरीब टैलेंट आदमी हैं और चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़े, तो आपके पास पैसा नहीं होगा, तो इस तरह से तो आप नहीं कर पाइएगा और नहीं जीत पाइएगा। अभी तो देखा जाए तो समाज के परिप्रेक्ष्य में लोगों की मानसिकता इतना गलत है कि क्या कीजिएगा। समाजे के लोग कहते कि फलनवा 1 करोड़ रुपया खर्चा कैलक है विधायकी में, मुखिया जी 20 लाख खर्चा कैलक है। और जितना अच्छा चेहरा, जितना ज़्यादा अमाउंट लोग देखता है उसी के पीछे भाग जाता है। और सामने वाला नेताजी भी चौक चौराहा पर उसी लोग को बैठा देता है जो भोकाल है, जो खूब चर्चा करता है। अब नतीजा क्या होता है कि गरीब और अशिक्षित लोग बहकावे में आ जाते हैं। और कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं जो कि इस तरह के बहकावे में आकर के थोड़ा सा, कुछ लोग ही तो पूरे दुनिया को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि बदनाम करके रखे आप हैं। नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके अगल बगल के लोग ले लेते हैं। हाँ, जिसके वजह से बदनाम है। एक गांव में अगर खराब निकल गया तो समझिए पूरा गांव खराब हो गया। हाँ, तो वो तो हम आप नेता हैं, आप किसी गांव में पैसा दे दिए तो आप यही तो सोचिएगा कि हम उस गांव वाला को पैसा दिए हैं। कोई भी कह देता है। किसी गांव से अगर एक लड़का कहीं चोरी करते हुए पकड़ा जाए, फट से ना कहते फलाना गांव के लोग, बाप रे बड़ा चोर से बड़ा, जबकि पकड़ाया एक ही आदमी। लेकिन मानसिकता क्या है लोगों का समझ भी नहीं आता है। इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। एक व्यक्ति चोरी किया है, उस व्यक्ति पर लांछन लगाए, उस व्यक्ति की वजह से उसके घर परिवार, उसके गांव, उसके समाज पर लांछन लगाना गलत बात है। अच्छा, तो अपने समाज को जागृत करने के लिए आप नेक्स्ट अपना संगठन को मजबूत करने के लिए कब सम्मेलन कर रहे हैं? मैं अपने लोगों से इस बारे में बातचीत कर रहा हूँ और उन लोगों का राय मशविरा ही सबसे बड़ा चीज़ होगा। जब वो लोग का राय हो जाएगा तो एक डेट तय किया जाएगा और एक सम्मेलन की जाएगी। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन सिकंदर बिहारी और वीडियो एडिटर सिकंदर बिहारी की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कृपया लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद, शुक्रिया।